नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी। आप देख रहे हैं न्यूज़ क्रांति के सबसे खास शो नेताजी इस्माइल। आज हमारे बीच मौजूद हैं ओमकार ठाकुर विक्की भैया, प्रांत सह संयोजक, विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग, कानपुर प्रांत। तेज तर्रार के युवा नेता हैं। एक आवाज़ पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं को इकट्ठे कर देने वाले, कम समय में राजनीति में अपनी साफ सुथरी छवि बनाने वाले और पढ़े लिखे, कई प्रशासनिक देखा जाए परीक्षा भी पास कर चुके हैं। आज जानेंगे उनके जीवन से किस तरह वे राजनीति में आए और क्या युवाओं को प्रेरणा देते कि युवा हैं और तेज तर्रार के नेता हैं। आज वह अपने जनपद में नहीं, कई अन्य राज्यों में भी राजनीतिक सितारा उभर कर आए हैं। जानते हैं क्यों उनका राजनीति में आना रहा और मेन मकसद क्या है। और जैसे गोरक्षा विभाग के वे सह संयोजक हैं, उनसे जानेंगे क्या उनकी जो टीम है, कमेटी है, क्या कर रही है गइयों के लिए और आने वाले समय में वो क्या करना चाहते हैं जो यहाँ के जनपद के निवासी है उनके लिए। नेता जी, पहले हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नसीम जी। जैसा आप गोरक्षा विभाग के साथ संयोजक भी हैं, तो आपकी टीम गइयों के लिए जनपद के साथ प्रदेश में जैसे कानपुर प्रांत के हैं तो क्या कर रही है और कितनी बड़ी टीम है आपकी जिसमें आप इतने बड़े पद पर हैं आज? देखिए नसीम जी, एक्चुअल में मैं विश्व हिंदू परिषद का गोरक्षा विभाग का प्रांत से संयोजक हूँ, कानपुर प्रांत का। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि इस समय लोगों के लिए कहें या हम किसान भाइयों के लिए कहें कि अन्ना गौवंश एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उस समस्या के समाधान के लिए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने अस्थायी गौशालाओं का प्रचलन किया, जिससे कि काफ़ी हद तक हम गायों को कंट्रोल कर सके हैं। अन्ना गौवंश रास्ते पर ना बैठे, जिससे कि बहुत सारी दुर्घटनाएं घटती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। उसके लिए फिर क्या किया गया कि माननीय योगी जी ने एक आदेश निकाला कि हम प्रत्येक किसान को, जो किसान एक गाय रखता है, हम उसको 30 रुपये एक गाय के हिसाब से हम पे करेंगे। इट मीन उनका कहना ये था कि भाई अगर, हालांकि 30 रुपये सफिशिएंट नहीं है मेरी दृष्टि से, लेकिन फिर भी कम से कम अगर एक गौपालक को 900 रुपये अगर महीने मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से वो उस गाय को अपने पास रखेगा। और मैं आपको बता दूं, अब सेकेंडरी काम करने के लिए क्या आ रहा है कि अब हम गौवंश आधारित खेती या हम कहें जैविक खेती, इस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हमारे प्रांत अध्यक्ष जी हैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र महेश्वरी जी, उनका गांव पड़ता है यहाँ रामपुरा किरभा। उन्होंने एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोला हुआ है और उसमें उन्होंने एक अपना मैं कहूँ एक लेबोरेटरी टाइप की खोली हुई है। वहाँ पे किसान जाए और केवल 100 रुपये देके वहाँ प्रशिक्षण ले सकता है, हम खाद कैसे बनाएं, जैविक खाद कैसे बनाएं। क्योंकि आप देखिए आज जनरली जो बीमारियाँ बढ़ रही हैं, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, ये लोगों को लगता है कि हम उल्टा सीधा खा रहे हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, हम गेहूँ एक ऐसी चीज़ हम रेगुलर खाते हैं उसको, या कोई भी है, वो दाल है, कुछ भी है, ये लोग जब हम खा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हम उसमें यूरिया डालते हैं। यूरिया डीएपी कहीं ना कहीं से एक तरीके का जहर है, और जब हम जहर खाएंगे ये बड़ा लॉन्ग रन में काम करता है। तो आज वो जाके हमारी क्या नाम है, हड्डियां हैं, उनको कमज़ोर कर रहा है, डायबिटीज़ है, हमारी किडनी पे इफेक्ट डाल रहे हैं, इसलिए कैंसर जैसे रोग ये असाध्य हो रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम गाय का औद्योगिकरण करें, लोग उसमें उसका गोबर है, गौमूत्र है, उससे पैसे उत्पाद से पैसे खरीदें, पैसे बनाएं और कम से कम उन्हें एक रोज़गार भी मिलेगा। तो हम लोगों की नेक्स्ट प्लानिंग ये है। जैसे आपने बताया गइयाँ थी, सड़कों पर थी, हाईवे पर थी, उनको तो हटा दिया गया वहाँ से, लेकिन अभी भी किसान परेशान है क्योंकि खेतों में जा पहुँची गइयाँ। जैसे अस्थायी गौशाला हर ग्राम पंचायत बनाई गई थी, लेकिन तब भी देख रेख नहीं हो पा रही है। गइयों की दशा देखिए बहुत बुरी है, हर सड़क के किनारे आपको गइयों के गोवंश मृत मिल जाएंगे। इसमें कहाँ तक किसकी दोष है? आपने अगर ज़मीनी हकीकत देखा हो तो आपको सड़कों के किनारे, अगर जनपद में देखा हो, सड़कों के किनारे बहुत गोवंश के सब मिल जाएंगे। इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए मैं बताऊं नसीम जी आपको, कहीं ना कहीं दोषी हम स्वयं हैं। मैं इसमें सरकार को भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि सरकार ने जो प्लानिंग करी थी वो अन्ना गौवंश के लिए की थी। इसलिए नहीं करी थी कि हम लोग, हमारी गाय है, हम उसको दूध दोने के बाद हम उसको रोड पे छुट्टा छोड़ दें। आप किसी भी गांव में जाइए, लगभग गांव का 60% जो हमारा गौवंश है वो केवल और केवल हमारा खुद का यूजेबल है। हम उसको दूध दोने के बाद उसको छोड़ देते हैं, शाम को हम उसको फिर पकड़ के ले आते हैं। हमने रात भर उसको खिलाया पिलाया, नहीं भी खिलाया तो उसको दूध दो के फिर छोड़ दिया। जबकि प्लानिंग क्या थी कि ये जो अन्ना गौवंश है, जैसे कि बैल, सांड, हम नंदी जिनको कहते हैं, कि जो नंदी होते हैं उनको हम अस्थायी गौशालाओं में रखेंगे, बाकी गाय आप बांधिए। हुआ क्या, जब किसान भाई ये नहीं कर रहे थे तो फिर एक प्रोसेस निकला कि भाई जो किसान नहीं बांध रहे हैं अपनी गाय, तो उनके लिए हम FIR कराएंगे। उसमें क्या हुआ, कुछ FIR हुई, अभी भी रिसेंटली आपके जालौन कोतवाली में कुछ FIR हुई हैं, नदी गांव में FIR हुई हैं। लेकिन उसमें समस्या ये, किसान भाई भी हमारा है, किसान हमारा है, गाय हमारी है। अब हम ना तो किसान को छोड़ सकते हैं, ना तो हम गाय को छोड़ सकते हैं। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। करीबन 1 साल पहले यहाँ इंस्पेक्टर थे रुद्र कुमार जी, तो मुझे सूचना आई गढ़र गांव के पास करीबन 500-600 गौवंश वहाँ से राजस्थानी लोग लेके जा रहे हैं।
मैं वहाँ अपनी कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पहुँचा। सीईओ संतोष जी भी हमारे साथ थे। वहाँ जब पहुँचा तो गांव में भगदड़ की स्थिति मच गई। राजस्थानी महिलाएं बहुत सारी थीं, वो भी भागी। अब वो जो 500-600 गौवंश वहाँ गांव में पहुँच गया था, और जब वहाँ जाके हमने उनको छुड़ाया तो वो पूरा एक दूसरे खेतों में घुसने लगा। तो गांव के लोगों ने हमें घेर लिया आके, बोले भाई साहब या तो ये गौवंश साहब अपना लेके जाइए, या इन लोग। अब राजस्थान वाले लोगों से पूछा गया तो वो लोग बोले साहब हम क्या करें, इन्हीं किसानों ने हमको गाय सेल आउट करी हैं, इनने बेची है, हमने इनको पैसे दिए हैं। अब आप ये बताइए हम कार्रवाई किसान पे करें कि हम कार्रवाई किस पे करें? अगर हम किसान पे करते हैं तो हम दोषी पाए जाएंगे, और हम गौ माता के साथ अन्याय करते हैं तो हम भगवान के दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी धर्म संस्कृति में गौ माता को 33 करोड़ देवताओं का एक कहें कलेक्शन कहें या सारा, हाँ सारी जैसा आपने बताया कि गैयों के लिए तो बहुत काम कर रहे हैं, आपके सरकार भी कर रही है, आपके संगठन भी कर रहे हैं, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में घमासान मचा है, विपक्ष पूरा सड़कों पर है महिला सुरक्षा को लेकर। कई घटना तो अपने जनपद में हो गई हैं, जैसे रेप जैसी घटना, ऐसे अमान्य घटना हो रही हैं, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, ये घटना कैसे रोकेंगे आखिर? और सरकार के जितने बड़े बड़े वादे हैं वो भी अगर देखा जाए दोस्तों तो समझ में आ रहा है, प्रशासन लगा हुआ है कि इन घटनाओं पर लगाम लगाए, लेकिन तब भी सफलता नहीं मिल पा रही है। आखिर किस ओर जा रही है सरकार, और विपक्ष सड़कों पर है, क्या जवाब देंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, हालांकि जो भी घटनाएं घट रही हैं हमारे प्रदेश में निंदनीय हैं, क्षमा योग्य नहीं है जिसने भी ये कर्म कृत्य किए हैं। क्योंकि देखिए मैं बताऊं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हमारी धर्म और संस्कृति का ह्रास हो रहा है। क्योंकि जब हमारी सांस्कृतिक विरासत नष्ट होगी तो लोगों की मानसिकता बदलेगी। हमारे देश में हर माताएं बहनों को, जैसे मेरे विश्व हिंदू परिषद में एक मातृ शक्ति और दुर्गा वाहिनी करके 2 ब्रांचेज होती हैं। तो दुर्गा वाहिनी हमारे लिए हर माँ दुर्गा का रूप है। और आज जैसे कि माँ शैलपुत्री का आज नवदुर्गा का पहला दिन है, तो हम लोग माता शक्तियों का सम्मान करते हैं, सबको अपनी बहन मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से मानसिक विकृतता जो आई है लोगों के मन में, कि उनमें एक 15 साल की बेटे में भी उन्हें क्या दिखता है, मैं नहीं समझ पाता हूँ। अभी जो केस रिसेंटली हाथरस में हुआ, अब उसकी वास्तविकता सीबीआई जांच है, हम उस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो भी है, जनरली जितने केस देखे जाते हैं तो उन केसेस में क्या होता है, आपको लोग ड्रिंक ज़्यादा किए होते हैं, तो हो सकता है उनका मेंटल स्टेटस जो हो या उनका मानसिक संतुलन हो वो नहीं हो पाता है। लेकिन इसके लिए दोषी हम स्वयं हैं, हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। और एक चीज़ सबसे बड़ी इसमें जो पॉइंट करने वाली बात है, इनमें जितने भी ये आरोपी हैं सब आपको देखिए 15 से 25 से 30 साल की उम्र के हैं, मतलब एक नवयुवा हम जिन्हें कहेंगे। जब नवयुवा ही हमारी उल्टी दिशा में जा रहा है, जैसे कि सबसे बड़ा कहीं ना कहीं इसमें हम कहें जो सोशल मीडिया है, ये कहीं अगर आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट भी डालती है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट भी ये डालती है। तो लोग नकारात्मक तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। आप अगर अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, हर महिला में अपनी माँ बहन का सम्मान, क्योंकि आप जिसके साथ जो कर रहे हैं वो भी किसी न किसी की माँ बहन या बेटी है। तो ये चीज़ें आपको स्वयं समझना पड़ेगा, आपको अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। और यही मैं संदेश देना चाहता हूँ इन सारे युवा भाइयों को। जैसे आपने बताया कि सबको रक्षा करनी चाहिए, इन जो घटना है इनको धार्मिक मुद्दा दे दिया जाता है, धार्मिक मोड़ पर मोड़ दिया जाता है, प्रशासन खूब कोशिश कर ले लेकिन तब भी हंगामा सड़कों में होने लगता है। अगर 2 धर्मों के बीच नफरत पैदा करने का काम ये मुद्दा कहाँ से करते हैं? अगर जिसने ये घटना की है उसको सजा मिलनी चाहिए, प्रशासन कोशिश भी करता है। आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, तो इसको कहाँ तक सही है, धार्मिक मुद्दा बना दिया जाता है? देखिए मैं आपको बताऊँ, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न मुझे लगा, और इसका मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारी जो धर्म संस्कृति थी या हिंदू संस्कृति थी, लोगों से हिंदू मुस्लिम में बांटें या हिंदू दलित में बांटें। मैं आपको बता दूं, हैदराबाद के बहुत बड़े नेता हैं, वो अभी कुछ दिनों पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था कि भाई हमें मुस्लिमों को और दलितों को हिंदुओं के खिलाफ एक साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैं ये उनसे महोदय से पूछना चाहूँगा, आपकी न्यूज़ क्रांति के माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा कि भाई ये बताइए, जब क्या मुगल आक्रांता नहीं आए थे तो इससे पहले लोग क्या थे? हमारे देश में ना कोई वर्ण व्यवस्था थी, ना ही कोई जाति व्यवस्था थी। बनाया किसने, पैदा किसने किया? जब कोई बंदा ऊपर से आता है तो उसके गले में क्रॉस या कोई एक देवी जी की माला नहीं डली होती है, कोई मूर्ति, वो यहीं आके हम लोगों द्वारा बनाई जाती है। तो ये डिवाइडेशन हम ही लोग करते हैं। ये नफरत जो कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक तत्व ऐसे रहते हैं, यानी हम सोशल एलिमेंट भी कह सकते हैं, कि ये लोग इस तरीके की कृत्य करके नफरत फैलाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसे दलितों का एक मुद्दा उठाया जा रहा, तो भाई दलित आप बता रहे हो, तो दलित क्या हिंदू नहीं है?
उनको अलग तोड़ने की राजनीति क्यों की जा रही है? भीम आर्मी कहती है नहीं साहब, बाबा साहब हमारे नहीं, बाबा साहब एक्चुअल में संविधान उन्होंने लिखा है, वो सबके सम्मानी है, वो पूरे देश के सम्मानी है, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक चीज़ को ले जाके लोगों का विरोध करना ये गलत बात है। और दूसरा मैं आपसे कहूँ, बात मुस्लिम की आती है तो विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक कोई मुस्लिम विरोधी नहीं रहा है, ये हमारे सहोदर भाई हैं। लेकिन जब आप किसी को गलत नजरिए से देखेंगे तो शायद हो सकता है लोगों के मन में थोड़े बहुत कहीं से विचार आ जाए, लेकिन हम लोगों ने कभी मुस्लिम भाइयों के खिलाफ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारे संघ के एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक हैं माननीय इंद्रेश जी भाई साहब। इंद्रेश जी भाई साहब ने एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया हुआ है, और मैं आपको ये संज्ञान के लिए लोगों को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में 15 लाख मुस्लिम भाई हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमारा देश एक है, हम एक झंडे के नीचे निवास करते हैं, हमारा संविधान एक है। अब ये भावनाएं चाहे वो अन्य विपक्षी दल हों किस तरीके से लोगों को प्रसारित कर रहे हैं मैं नहीं समझ पाता हूं, लेकिन हमारा आपने ये स्पष्ट कर दिया कि विश्व हिंदू परिषद मुस्लिम विरोधी बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ भड़काऊ कुछ नेता हैं जो ये काम करते हैं। ये सब राजनीति की बातें थी, हम आपसे कुछ जीवन से जानना चाहेंगे। जैसे आपने कम समय में एक उच्च नेता बन गए, युवाओं के धड़कन बन गए, अपने जिले में नहीं, अपने राज्य में नहीं, दूसरे राज्य में देखा जाता है। हमने कई ऐसे वो देखे आपके जो कार्यक्रम थे कई बड़े स्तर पर हुए हैं, राज्य स्तर पर। इस किस तरह छवि आपने बनाई और राजनीति में आपका मुख्य आने का कारण क्या रहा, आपकी वो शिक्षा क्या है? देखिए नसीब जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो राजनीति में आने का मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था। मैं हमेशा से, मेरे पिताजी एक ईमानदार पुलिस अफसर रहे हैं और अभी भी हैं उसमें, तो हमेशा मेरे घर में संस्कार मिले हैं। हमारे ताऊजी जो रहे हैं वो भी एक प्राध्यापक रहे हैं, तो हमेशा से मेरी इच्छा रही है कि मैं जनता की और समाज के बीच में जाके काम करूं। और जब मैं 12th निकलने के बाद जब मैं ग्वालियर गया, ग्वालियर में MLB कॉलेज में मैंने एजुकेशन ली, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं प्रशासन में जाके, प्रशासन में लोगों के बीच में जाके मैं लोगों का सहयोग कर सकता हूं। क्योंकि नौकरियां तो बहुत थी, लेकिन मेरी लाइफ में मैंने एक प्रिंसिपल बनाया था, बनूंगा तो या तो IAS क्रॉस करूंगा या तो मैं PCS करूंगा। और इसके अलावा मैंने कभी होल लाइफ अपने जीवन में कभी कोई फॉर्म नहीं डाला। और उसमें हुआ ये कि मैंने 3-4 लगातार मध्य प्रदेश के मुख्य परीक्षाएं लिखी, मेंस लिखा, इंटरव्यू तक भी पहुंचा, लेकिन हो सकता है कि भगवान प्रभु राम को ये हो कि मैं जनता में एक नेतृत्व के रूप में जाके मैं काम करूं। तो फिर जब मैं अपने घर यहाँ वापस आया, मैं आपको ये बता दूं, बेसिकली मेरा जो गांव पड़ता है वो झांसी ज़िले में बिलाटी करके मेरा ग्राम है, लेकिन पिताजी यहाँ बहुत समय रहे हैं, अब यहीं पे हमारा मकान, यही आवास है, अब हम यहाँ के निवासी हो चुके हैं। ये मैं और कहना चाहता हूँ आपसे, तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों के बीच में जाके मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। और मैं सरस्वती विद्या मंदिर में मेरी बचपन से एजुकेशन हुई है, तो मैं संघ की विचारधारा से बड़ा प्रभावित था। तो आने के बाद मैंने सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद की एक आधिकारिक कहें, ये मैंने 2018 में, हालांकि देखिए हमारे विश्व हिंदू परिषद संघ में कभी कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं होता है, यहाँ केवल एक मन से सदस्यता होती है। तो मैं बचपन से उसका सदस्य हूँ, ग्वालियर में हम शाखाएं जाया करते थे, लेकिन एक पद के रूप में 2017 में मुझे ये विभाग के रूप में गौरक्षा विभाग का पद मिला विश्व हिंदू परिषद का, और उसी रूप में हम काम कर रहे हैं। और रही जहाँ तक युवाओं की बात, तो मुझे ऐसा लगता है जो पढ़े लिखे हमारे युवा साथी हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ लिख के IAS सारे बनते हैं, कई डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और इनकी बहुत बड़ी श्रृंखला हमारे देश में है। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें नीड है एक पढ़े लिखे युवाओं की, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग को जो राजनीति में आके लोगों का काम समझें, काम करें। क्योंकि आज देखिए जो भी हमारी एक लॉबी, प्रशासनिक लॉबी आ रही है, चाहे वो DM हैं या SP हैं, सब युवा हैं। जब एक युवा कॉम्बिनेशन होता है, या हम नेता भी युवा रहेगा, तो कहीं ना कहीं मानसिक सोच हम लोगों की एक सी रहेगी, तो हम शायद उसमें बहुत बेटर काम कर सकते हैं, है ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग जो हैं युवाओं से अपील करते हैं कि पढ़िए, कैरियर बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारा करिए, लेकिन अगर मौका मिले तो राजनीति में ज़रूर आइएगा, क्योंकि हम वो लोग हैं जो जनता के बीच में आके काम कर सकते हैं, जनता को समझ सकते हैं और जनता के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपने लगभग राजनीति 2017 शुरू की है, तो आपके क्या मानना है कि जो छोटा सवाल रहता है कि सोशल मीडिया और जनसंपर्क क्या भारी है राजनीति पर? सोशल मीडिया या जनसंपर्क, जैसे बताया जाता है, विपक्ष आरोप लगाता है, कई हमारे शो आपने देखे होंगे, जैसे कहा कि जो भाजपा है वो सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है, मशीनें हैक कर लेती है, कई आरोप लगाए, वो तो आरोप है उनके। आपका क्या मानना है, जनसंपर्क या सोशल मीडिया आज जो है राजनीति हावी है? देखिए ये 2020 है
और हम कहीं ना कहीं डिजिटल युग में प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारे सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो गए हैं। आज इतने न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे मान के चलिए आप ये जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से ही डालेंगे और जितने लोगों के पास पहुंचेगा तो ये शायद प्रैक्टिकली वे में नहीं है कि मैं या आप लोगों से जाके संपर्क करें कि आज मैंने ओंकार सिंह का इंटरव्यू लिया है ना। तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं सकारात्मक भी है। बहुत सारी चीज़ें, तकनीकी युग बढ़ रहा है और मैं आपको बताऊं, विश्वास करिएगा कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, है ना, सेल फ़ोन नहीं थे, लेकिन हम साइकिल से जाते थे, हम भी पढ़ते थे, आप भी गए होंगे। आज लेकिन 20 साल बाद क्या स्थिति देख रहे हैं कि एक बच्चा पैदा होता है तो वो भी सेल फोन 1 साल के अंतर्गत वो फ़ोन देखने लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो ऐप्स ओपन करने लगते हैं। तो ये युग है, परिवर्तन का युग है। आज हम थे, आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। ये न्यू जनरेशन है, ये क्रांतिक युग है। जैसे आपके चैनल का भी नाम न्यूज़ क्रांति है, तो आप भी कहीं ना कहीं से न्यूज़ इट मीन समाचार में आप क्रांति लाना चाहते हैं। आपने भी अपना लोगो बनाया होगा तो कुछ ना कुछ सोच के बनाया होगा कि न्यूज़ को रिवॉल्यूशन हम कैसे कन्वर्ट करें, तो वो आपका न्यूज़ क्रांति हो गया। तो ये एक सोशल मीडिया क्रांति कहें। इसके बहुत सारे और हर चीज़ के देखिए सकारात्मक पहलू भी होते हैं, नकारात्मक पहलू होते हैं। तो मेरा हमेशा मानना रहा है, मैं हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव पे सोचता हूँ। तो सकारात्मक व्यू है, अब नकारात्मक के लिए तो बहुत कुछ भी हो सकता है। और आप सोचिए कि भारत है, स्वतंत्र स्वच्छंदता सबका अधिकार है। कौन क्या लिखता है, कौन क्या नहीं लिखता है, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। सोशल मीडिया पे देखा जाए जो युवा नेता हैं भड़काऊ पोस्ट डाल देते हैं, किसी धर्म के खिलाफ डाल देते हैं, आप उनके क्या प्रेरणा, क्या प्रेषित करना चाहेंगे कि अगर राजनीति में आना चाहते हैं भड़काऊ पोस्टें और भड़काऊपन छोड़ना होगा, क्योंकि समाज को एक सब लेके नहीं जा सकता है, सबको समान लेके चलना होगा, इस पर क्या कहें? देखिए भड़काऊ पोस्ट, ये मैं बता रहा हूँ ना, कुछ विकृत मानसिकता के लोग होते हैं। आपके वॉल पेज पे अगर 5000 फ्रेंड्स हैं तो उसमें ये पोस्ट केवल 1 से 2 लोग डालेंगे। तो 1 से 2 लोगों के लेके मैं 4498 लोगों को मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। वो 2 लोग हैं, आप भी देखते होंगे पोस्ट 1 या 2 लोग ही डालते हैं। लेकिन ये मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, ये देश अपना है, क्योंकि आप भड़काऊ पोस्ट डालेंगे, झगड़े किसके बीच में होंगे? कोई मरेगा, आपके देश का नागरिक मरेगा, घर जलेंगे, आपके देश के घर जलेंगे। और आप सोचिए पुलिस देखिए, एक थाने में या एक चौकी में, जैसे मैं बताऊँ ये मेरी जेल चौकी है, जेल चौकी की जो पॉपुलेशन है आई थिंक 5-10 हज़ार के बीच में होगी। जेल चौकी में हमारे कर्मचारी कितने हैं? 4 से 5 कर्मचारी हैं। आप क्या अपेक्षा रखते हैं? हमें खुद को सुधारना पड़ेगा। तो ये तो हमारे एक प्रशासन के तंत्र हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप इस जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन है। अपील करना चाहूँगा नसीम जी, बहुत कम समय में आज आपके न्यूज़ क्रांति चैनल ने भी एक युवाओं में, क्योंकि आप भी युवा हैं, और मैं आशा करता हूँ आप अपने क्या कहूँ मैं, आपके प्रोफेशन में आप भी इतनी उन्नति करें कि हम आपको बड़े न्यूज़ चैनल पे देखें। और आपका न्यूज़ क्रांति, भगवान से प्रभु राम से प्रार्थना करता हूँ ये इतना बड़ा चैनल बने कि इसकी भी टीआरपी हमारी बहुत ज़्यादा हो। और आप जो आपका ये शो है जो नेताजी स्माइल, बहुत अच्छा शो है। और आपने एक डिबेट का भी शो रखा हुआ था लोगों के बीच में। कहीं लोगों को लग रहा है कि भाई हमारे युवा साथी हैं, हमारे युवा पत्रकार हैं, हम लोग भी युवा हैं, आपका हम कोऑपरेट करेंगे। आप भी जो सच्ची चीज़ें हैं निरपेक्ष रूप से लोगों को दिखाएं, जैसे पत्रकारिता के लिए भी लोगों में सम्मान हो। आप देश का चौथा स्तंभ है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप हमने कि आपके कुछ युवा साथियों से हमने से मुलाकात की थी कि यार मिलते रहते हैं हम ऑफिस में, आप शो के माध्यम से वो पूछ रहे हैं हमारे शो के माध्यम से आप उनके लिए किस पद के साथ उभर के आएंगे? देखिए ये विषय मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये तो समय बताएगा। कोई कमिटमेंट करना ठीक नहीं रहता है। मैं तो एक समाज सेवक हूँ और मेरी समाज में 2 लोगों के नाम और लेना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हमारे 2 मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और जैसे कि हमारे फैमिली फ्रेंड हैं हमारे कुलदीप थापक जी, बहुत अच्छा मित्र है हमारा। हमें जो राजनीति में आने के लिए प्रेरित हमेशा सहयोग किया है कुलदीप थापक ने किया है। हमारे एक मित्र रोहित विनायक है, जिले का बहुत चर्चित चेहरा है। वो अभी आपके प्रभु आई के नाम से हम लोगों ने काम शुरू किया हुआ है। वो जिला महिला चिकित्सालय में हम लोग 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराते हैं। इन्हीं के साथ एक रोहित त्रिपाठी जी हैं, हमारे अरविंद गुप्ता जी हैं। ये हमारे इतने अच्छे मित्र हैं, ये हमेशा मुझे प्रेरणा देते रहते हैं। और हमारे जो प्रांत अध्यक्ष हैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र महेश्वरी जी, हमेशा उनका गाइडेंस मुझे मिलता रहता है। तो भाई हर काम करने के लिए आपके पास टीम होनी होती है, और टीम भी सोशल होनी होती है जो आपको सही दिशा में सकारात्मक रूप से व्यू दे। तो ये हमारी टीम है और मार्गदर्शक भी हैं, ये लोग हमारे मित्र भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं। तो जब अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि आप अच्छा काम करेंगे। तो भविष्य का मेरा रूप क्या होगा ये तो भविष्य ही तय करेगा।
आज हमारे बीच मौजूद है ओमकार ठाकुर विक्की भैया। कई बातें कही युवा कल्याण है और उन्होंने ये चीज़ बड़ी बात कही और स्पष्ट कर दिया कि जो उनका जो विश्व हिंदू परिषद है वो मुस्लिम विरोधी बिल्कुल नहीं है। उनके जो विश्व हिंदू परिषद में कई मुसलमान साथी लाखों में जुड़े हुए हैं। देखते रहिए हमारा सबसे खास शो नेताजी स्माइल।